चलो नेक्स्ट दो डेरिवेशन करने अपने को। ये देखो प्लीज, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एंड टोटल कंप्लीट किया था, एज वेल एज उसके साथ हम लोग ने उसके सम्स भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक, क्या लिखा है? ये अभी डिस्कशन स्टॉप करो प्लीज, स्टॉप कर दो डिस्कशन, यहां पे ध्यान देना। टॉपिक बोर्ड्स भी खत्म करना है, एज वेल एज सीईटी के टॉपिक भी खत्म करने इसके। अब सिंपल पेंडुलम बेसिकली तुम लोग, किसी का साइकार्ड है? हाँ, ये देख, ये कौन सा मोशन है? ये कौन सा मोशन है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। विच मोशन? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, सिंपल पेंडुलम मतलब अगर मैं इसके मोशन को डिस्क्राइब करूं ना तो ऐसे इतना इतना स्मॉल एंगल, ऐसे इतना ये मूवमेंट करता है ऐसे। आप समझ रहे हो? मतलब यहां से आप जब इसको राइट में लेके जाओगे ना तो जो एंगल बनेगा वो एंगल लेस देन 10 डिग्री होगा। कितना होगा? लेस देन। कभी भी इसमें एंगल 10 डिग्री के ऊपर नहीं रहेगा। अगर ये राइट में भी जा रहा है या लेफ्ट में भी जा रहा है तो एंगल कितना बनेगा? अभी जैसे यहां पे है ये फिलहाल के लिए, तो अगर ये राइट साइड में जाएगा तो कुछ तो एंगल बनाएगा ना वर्टिकल से। कितना एंगल बनाएगा? लेस देन 10 डिग्री। तो ये इतना सा लेस देन 10 डिग्री बनाएगा, फिर वापस आएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, वापस इसका एंगल कितना बनेगा? लेस देन 10 डिग्री बनेगा। इसमें आप एंगल नहीं देखोगे 30 डिग्री 40 डिग्री, इसमें पहले से मेंशन करते हैं इसमें जो भी आपका एंगल बनने वाला है, थीटा बनने वाला है, वो वेरी स्मॉल बनेगा। अगर वेरी स्मॉल बनेगा तो साइन थीटा का अप्रोक्सीमेशन क्या लेंगे हम लोग? थीटा। मतलब स्मॉल एंगल पे तो ये दिखता ही अपने को। एम आई क्लियर? अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं फटाफट। चलो बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? जल्दी ले, फास्ट। रीस्टोरिंग फोर्स बोलो, रीस्टोरिंग फोर्स। हाँ, वापिस से क्या? वेरी गुड। ये माइनस नहीं चाहिए मेरे को, माइनस में हटा देता हूं तो मॉड डाल देंगे, बराबर ना? तो ये हो गया रीस्टोरिंग फोर्स। एक के का फॉर्मूला क्या है? के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने तुमको ओमेगा के फॉर्मुलास बताए थे। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। एक और फॉर्मूला है 2 पाई एन। व्हाट इज एन? फ्रीक्वेंसी। एक और फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ के बाय एम। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था ये ओमेगा के फॉर्मुलास अपने को याद करने ऑसिलेशन में। ये तो कॉमन फॉर्मूला है। ऑसिलेशन में नया फॉर्मूला क्या मिला? रूट के बाय एम। ये व्हाट इज के? स्प्रिंग कांस्टेंट। एक और नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट का, फोर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, ये हो गया। चलो एक मैथ्स का एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं। देख, ये तेरा फिक्स है। फिक्स, फिक्स मतलब ये आपका स्ट्रिंग का लेंथ एल है, बराबर। ये इधर से इधर गया तो ये इतना आर्क क्रिएट कर रहा है। सपोज इतना आर्क क्रिएट कर रहा है और ये यहां पे थीटा बन रहा है। आपको सबको पता है थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। ये कोई मेरे को ये बता सकता है ये आर्क कितना कवर करेगा? ये एक्स लेगा तो एक्स इक्वल टू एल थीटा। व्हाट इज एल? एल तुम्हारा लेंथ है और ये तुम्हारा क्या? ये तुम्हारा आर्क लेंथ है। तो एक्स इक्वल टू एल थीटा है। क्या कोई डाउट है? तो सिंपल पेंडुलम में बेसिकली हम लोग ना रियलिटी में इतना ही मोशन करवाते हैं, इतना। पर पढ़ने के लिए अपन ऐसे देखते हैं। अरे ऐसा नो यार, ये एक्चुअल मोशन नहीं है सिंपल पेंडुलम का, क्योंकि एंगल कितना बनने वाला है? तो लेस देन 10 डिग्री मतलब वर्टिकल से इतना ही बनेगा। इतना बड़ा बनेगा तो लेस देन नहीं है, मोर देन 10 डिग्री हो जाएगा। यस और नो? कोई डाउट है यहां तक? ये राइट पे गया, कहीं पे रुकेगा? एक्सट्रीम राइट, मीन एक्सट्रीम लेफ्ट। एनी डाउट्स?
ये भाई बोर्ड का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कुछ पूछना है? यहाँ पे चेक कर लो एक बार, एनी क्वेरी? तो अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना भैया, क्योंकि ये डेरिवेशन खुद से लिखना तुम लोगों को। ये क्या है? स्ट्रिंग का लेंथ है। ये जो मैंने अटैच किया ना, इसको क्या बोलते हैं? बॉब। और ये क्या है? इसका मास है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल। तो ये एल क्या है? स्ट्रिंग का लेंथ है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये आपका पेंडुलम का पाथ है। सपोज ये पेंडुलम कुछ मोमेंट के बाद इधर आएगा, सपोज यहां पे आता है, ये फिक्स करके रखा है, ये तेरा स्ट्रिंग की लेंथ है। ओके, अच्छा ये एंगल कहां पे बन रहा है? कह रहे हैं राइट की तरफ जा रहा है, तो एंगल भी आपका राइट की तरफ बनना चाहिए। ओके, अब मेरे को बता ये क्या है? सर ये तो इसका पाथ लेंथ है, बेसिकली आर्क है, आर्क। आप मेरे को बताओ यहां पे कितने आपको फोर्सेस दिखने वाले? सर अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स रहेगा? कहने से टेंशन रहेगा। अगर मास है तो क्या रहेगा यहाँ पे? वेट। वेट इक्वल टू mg। तो हम लोग यहाँ पे वेट इक्वल टू mg लिखते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये थीटा तो ये थीटा क्यू, ये थीटा तो ये थीटा क्यू, करस्पॉन्डिंग। इसके दो कंपोनेंट बनाना। इसके दो कंपोनेंट क्या बनेंगे? फर्स्ट बनेगा mg sin थीटा, और यहां पे क्या बनने वाला है? mg cos थीटा। कोई डाउट यहां तक? एनी क्वेरी? मेरा पहला क्वेश्चन, कौन सा फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है? कौन सा फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है? कहने से मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको समझाया था कि अगर आपका फोर्स मीन पोजीशन की तरफ रहेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा। अभी मैंने ये माइनस क्यों लिखा, उसका रीजन बता। सर आपका फोर्स इधर की तरफ है और एंगल इधर की तरफ बना था, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। यस और नो? एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे थीटा बन रहा है। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है? फिर बाद में हम लोग लिखेंगे थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो क्या होने वाला है? सर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो होगा माइनस mg थीटा इक्वल टू माइनस k टाइम्स x। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो अगर माइनस माइनस कैंसिल हो तो क्या आएगा यहाँ पे? mg थीटा इक्वल टू k। ये x को मैं क्या लिख सकता हूं? किधर गया? ये देख, ये दिख रहा है आपको? ये पाथ दिख रहा है आपको? तो आप मेरे को बताओ, अभी अपन ने सीखा था, क्या लिखने वाले? बोल जल्दी। सर x इक्वल टू एल थीटा लिख देना यहाँ पे, एल थीटा। तो ये थीटा थीटा कैंसिल, यहां तक कोई डाउट है? तो mg इक्वल टू k को हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर, ये l हो गया, मास मास कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g बाय एल। अगर मैंने अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा बता? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या आने वाला है बता ना मेरे को। सर ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ टाइम पीरियड चाहिए। ये आपका डेरिवेशन खत्म हो गया, ये उल्टा हो जाएगा, एल बाय जी। अच्छा एक और चीज यहाँ पे एक नोटिस करना, फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करेगी तो क्या आएगा? 1/2 पाई। कोई डाउट है क्या तक? डेरिवेशन खत्म हो गया, इतना था डेरिवेशन। इसमें सीटी के 3 क्वेश्चन बनाता हूं मैं। रीस्टोरिंग फोर्स किसने दिया? रीस्टोरिंग फोर्स किसने दिया? mg sin थीटा। mg पॉइंट नंबर 2, आपका वेट कौन बैलेंस कर रहा है? वेट बस, टेंशन बैलेंस कौन कर रहा है? टेंशन बैलेंस कौन कर रहा है? mg cos थीटा।
दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। तो मैं यहाँ पे मेरा अभी फॉर्मूला लिस्ट बना देता हूँ, क्या क्या फॉर्मूला मैंने अभी तक डिराइव कर लिए। सिंपल पेंडुलम में पहला फॉर्मूला क्या लिखा अपने, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। अगर उसने कभी अपने को रीस्टोरिंग फोर्स पूछा, माइनस नहीं चाहिए मेरे को, एम जी थीटा या के एक्स, ए अभी एक्स क्या है, ए थर्ड टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बना है, एल बाय जी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बना है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ। कोई डाउट है तो पूछो यहाँ तक, कोई एनी क्वेरी गाइस, यहाँ तक समझा। ये टेंशन को कौन बैलेंस करेगा, पर मेरे को मालूम है थीटा इज वेरी स्मॉल। तो आपको पता है जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तो कॉस थीटा कितना होता है, अप्रॉक्स टू 1 हो जाता है। तो टी इक्वल टू, इसके लिए बोला था एमजी को बैलेंस कौन करेगा, टी बैलेंस करेगा। कौन बैलेंस करेगा, टी बैलेंस करेगा। कुछ पूछना है तुमको यहाँ तक, कोई डाउट है, एक बार चेक कर लो ना आप, एक बार चेक कर लो। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। कुछ पूछना है पूछ सकते हो, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। चलो फॉर्मूला बोलो, ये कहां से है, मैंने किधर लिखा रही है, मैंने बीच में लिख दिया करो। अरे यहाँ से गलती हुई, ठीक है चलो। इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। अभी एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख के दो, क्या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। अब देख ले, अभी तुम लोग को सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताओ क्या है लेंथ से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसको किसका रेशियो चाहिए, लेंथ का रेशियो चाहिए, मतलब L1 बाय, तो L1 बाय L2 फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे N1 फ्रीक्वेंसी 1 इधर आएगा, फ्रीक्वेंसी 2 ऊपर जाएगा, और सामने से उससे फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या दिया है, व्हाट इज N1 बाय N2, इस पे रखना कितना आएगा, कुछ रॉन्ग लिखा, मतलब मेरे को यहाँ पे स्क्वायर लिखना चाहिए था, राइट ना। तो यहाँ पे N2 बाय N1 स्क्वायर, तो वैल्यूज बराबर रखो। यहाँ पे कितना आएगा, 3/4 स्क्वायर कितना आएगा, 9/16। तो इसका आंसर 9/16। ये देख, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लेंथ से ऐसा है ना, इंटरचेंज किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायरिंग किया तो ये आपका n पे स्क्वायर चले जाएगा। ये टफ है यहाँ पे, एनी क्वेरी, क्वेश्चन समझा, क्लियर हुआ। नोट्स किधर है, इधर देख, क्या लिखा है यहाँ पे, गाइस क्या किया मैंने, स्टेट लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब देखते ए फॉर्मूला क्या था, टी का फॉर्मूला बोलो, टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी बराबर। ये तुम्हारे हिसाब से क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, सर कहने से टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, सेकेंड
टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक कहीं पे मास दिख रहा है क्या? तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, मास पे डिपेंड है। कोई डाउट नहीं आता? अब मैं तुमको ना ये अभी तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं हुआ है ना? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। जे वालों को हुआ है? चलो मालूम पड़ जाएगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड एक चैप्टर है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है अपने को, तो उसको भी मैं कनेक्ट करूंगा इस टॉपिक से। मतलब किधर किधर कनेक्शंस बैठने वाला मैं आपको समझाता हूं। ये टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कौन से टर्म्स आ रहे हैं चेक करो। लेंथ आ रहा है और क्या आ रहा है? जी आ रहा है ना? ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है? अरे बेसिक तो पता ना कि अर्थ के सरफेस पे जी कुछ और है, हाइट पे जाएगा जी कुछ और है, डेप्थ में जाएगा जी कुछ और है। अरे ऐसा नहीं, बेसिक तो मालूम है अपने को। सेकंड 11th स्टैंडर्ड में अपने एक चैप्टर पढ़ा था, एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन। अरे एक्सपांशन किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे तो एक्सपांड होता है। थर्मोडायनेमिक्स के पहले अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 11th पढ़ा है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पे देखो, ये बोले ना, ये देख, ये आपका स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक है? स्ट्रिंग का लेंथ है। अगर मैं इसको ऑसिलेट करवाता हूं, या आपको दिख रहा है, ये आपका एक मोशन होगा, यहां से काउंट करते हैं, ये एक ऑसिलेशन करेगा तो आपको चेक करना टाइम पीरियड कितना होगा। सपोज एक ऑसिलेशन करने में 3 सेकेंड लगा, कितना लगा? कोई डाउट यहां तक? ये ऐसे एक ऑसिलेशन करने में 3 सेकेंड लगा रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने, क्या इंक्रीज किया? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा सर? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो आपका स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, उसका लेंथ बढ़ेगा। सर लेंथ बढ़ा कहने से डायरेक्ट रिलेशन तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है, तो सिंपल पेंडुलम स्लो है कि फास्ट है? आप पहले समझो क्या बोला मैंने। सिंपल पेंडुलम टाइम गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है? वेरी गुड, मुझे मालूम था तुम ये आंसर दोगे। कितने लोग बोलते गेन कर रहा है और कितने लोग बोलते लॉस हो रहा है? गेन कर रहा है, वेरी गुड, गेन कर रहा है। ये गेन मतलब प्रॉफिट है, तो मालूम है ना? क्लियर है? चलो देखते हैं तुम्हारा कैलकुलेशन कितना बैठता है। एक ऑसिलेशन करने में टाइम कितना लगा? 3। टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ बढ़ा, कहने से टाइम ज्यादा लेगा। एक ऑसिलेशन करने में समझो 5 सेकेंड लिया, पहले 3 ले, अभी 5 सेकेंड ले रहा है, तो लॉस है भाई, स्लो है तुम्हारा पेंडुलम। एक ऑसिलेशन करने में पहले 3 सेकेंड ले रहा था, अभी 5 सेकेंड ले रहा है, तो ज्यादा टाइम कंजम्पशन कर रहा है। तो प्रॉफिट कैसे हुआ भाई अगर लॉस करवा रहे हो टाइम का? एक ऑसिलेशन करने में 3 सेकेंड लगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टाइम ज्यादा ले रहा है, 5 सेकेंड ले रहा है, तो लॉस से तो प्रॉफिट है ये, लॉस। तो यहां पे टाइम का लॉस हुआ है, यहां पे गेन नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, वापिस से चांस, अगर टेम्परेचर को कम किया मैंने, टेम्परेचर कम किया, अब बता क्या होगा? सोच और आंसर दे। टेम्परेचर कम कर दिया मैंने, ये बोर्ड की बात ही नहीं चल रही है, सीटी की बात चल रही है, याद रखना। एंट्रेंस का बात कर रहा हूं मैं। टेम्परेचर कम किया कहने से आपके स्ट्रिंग का सॉरी स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा, डिक्रीज होगा। लेंथ कम हुआ तो टाइम पीरियड, इसका मतलब एक ऑसिलेशन करने में टाइम कम ले रहा है ना, पहले 3 लेता था, अभी 1 सेकंड में खत्म किया, तो 2 सेकंड बचा दिया ना अपना, तो प्रॉफिट है। यहाँ पे टाइम गेन हो रहा है। प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस है इसमें, ये एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करवा दिया। अब इसका मैं फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लिख के देने लो ताकि आप कैलकुलेशन भी कर पाओ। अब दूसरा आपको टाइप समझाता हूं।
दूसरा टाइम मतलब दूसरे क्वेश्चंस कराने से पहले तुमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं। ये देख, ये तेरा पेंडुलम है, बराबर? क्या ये पेंडुलम? अब ये तेरा एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? ए से। ये पेंडुलम है, आपका एलिवेटर कहां पे आ रहा है? डाउन साइड आ रहा है, नीचे आ रहा है। मैं राइट में भी लेके जा सकता हूं, मैं लेफ्ट में भी लेके जा सकता हूं, कहीं पे भी लेके जा सकता हूं। ये मेरे को एक बात बता, टाइम पीरियड का रिलेशन जी से कैसा है? इनवर्स। अगर एलिवेटर के केस आएंगे ना, तो यहां पे जी नहीं लिखने का, यहां पे लिखने का नेट एक्सेलरेशन। क्या लिखने का? चलो देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। सोचते, बॉडी पे तो जी नीचे लग रहा है। ये अगर तुम्हारा एलिवेटर ऊपर जाएगा तो टाइम गेन होगा, लॉस होगा कि सेम रहेगा? कितने लोग बोलते हैं लॉस होगा? रीजन? अच्छा, अगेंस्ट जा रहे हैं तो लॉस होगा, ये एक्सप्लेनेशन है? तो फिर क्या एक्सप्लेनेशन? अरे श्योर कम होगा। एनीवन कोई आंसर करेक्ट बोला है उन्होंने, पर एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है। तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं पूछ रहा हूं क्या आगे टाइम पीरियड बढ़ेगा? अच्छा चल ठीक है, बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? एक्सेलरेशन कम होगा। अरे श्योर, मैं पूछ रहा हूँ एक्सेलरेशन कंफर्म बढ़ेगा? क्योंकि तुम लोग पहले मेरे को बोले थे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा। और तुम पहले एक मिनट इधर सुन। इसका करेक्ट आंसर है टाइम पीरियड क्या होगा तुम्हारे? डिक्रीज होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है क्यों डिक्रीज होगा? तो तुम बोलोगे सर टाइम पीरियड डिक्रीज करने के लिए नेट एक्सेलरेशन, तो वही तो पूछो कैसे बढ़ा? कैसे बढ़ रहा है? कैसे बढ़ रहा है? ये दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है। तुमको समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इसका आंसर क्या है? आंसर डिक्रीज होगा। मेरा क्वेश्चन आपसे क्या पता, क्योंकि तुम में से किसी ने बोला कि सर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो मेरा वहां से क्वेश्चन दिमाग में आया कि भाई क्यों, अगर अपोजिट है तो माइनस होना चाहिए ना, नेट एक्सेलरेशन तो माइनस होना चाहिए। आप लोग ने मेरे को आंसर दिया ना अपोजिट है, तो अगर अपोजिट रहेगा तो माइनस होना चाहिए। अब माइनस होना चाहिए मतलब जी में से कुछ तो माइनस कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन तो कम हो गया। अरे पहले क्या था? जी था ना, अब जी में से तो कुछ माइनस कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो और भी कम हो गया ना। तो टाइम अगर कम हो गया तो टाइम पीरियड बराबर यही होना चाहिए। रॉन्ग है ये एक्सप्लेनेशन। मैं आपको समझाता हूं क्यों। सूडो फोर्स पढ़ा था? सूडो फोर्स। अच्छा अब मैं तुमको बताता हूं कि अगर तुम्हें सूडो फोर्स नहीं भी पढ़ा ना, तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या करना होता है। समझो मैंने ऑब्जर्वर को इधर बिठा दिया, ध्यान से सुन सूडो फोर्स का कंसेप्ट क्या है। पहले ऑब्जर्वर पूछेगा मैं ऑब्जर्वेशन कहां से कर रहा हूं, मैं बोलूंगा तू एलिवेटर से कर रहा है। फिर वो चेक करेगा एलिवेटर क्या कर रहा है, एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? अब न्यूटन बोलता है जब तू किसी फ्रेम में है और वो फ्रेम एक्सेलरेट करे तो न्यूटन का लॉ तो अप्लाई मत कर, पर हमको अप्लाई करना है। तो न्यूटन बोलता रुक जा, अगर तेरे को अप्लाई करना है तो पहले तुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स कैसे अप्लाई करने का? फ्रेम कहां पे जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में अप्लाई करने का, उसके अगेंस्ट में। तो आपका सूडो फोर्स का ये जो आपका फ्रेम है ना, फ्रेम उसका एक्सेलरेशन ऐसे लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स। अगर मैं मास से मल्टीप्लाई करूं तो सूडो फोर्स हो जाएगा। समझा? मेरा पहला क्वेश्चन,
ऑब्जर्वर किधर है? ग्राउंड से दिख रहा है तो सूडो फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, और तुम ग्राउंड से देखोगे तो तुम्हारा पूरा कंसेप्ट हिल जाएगा। अब मैं उतने लेवल पे नहीं जाने वाला हूं, मैं तुमको सिंपल पूछ रहा हूं, ऑब्जर्वर को मैंने कहां पे बिठा दिया? फ्रेम कौन सा है? फ्रेम एलिवेटर। अब वो एलिवेटर में है तो चेक कर, एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, ध्यान से सुना, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो आप एनएलएम का कोई भी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, पर मेरे को तो अप्लाई करना है। तो न्यूटन बोलता अप्लाई करना है तेरे को, तो सबसे पहले यहां पे क्या अप्लाई कर? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं? जो भी आपका एलिवेटर है कहां पे एक्सेलरेट कर रहा है? ऊपर ना, तो उसके अगेंस्ट में फोर्स लगा दे। अगर राइट में जाता तो मैं कहां पे लगाता? लेफ्ट। अगर लेफ्ट में आया तो, अगर ये सपोज ये डाउन आएगा तो, अब मैंने यहां पे लगा दिया सूडो फोर्स। पर सर आप फोर्स बोल रहे हो, मास से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स ही बन जाएगा नहीं? क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब बोलना एक्सेलरेशन बढ़ा कि कम हुआ? तो तुम लोग बराबर है ना? देख, जी का वैल्यू 10 है बराबर, अगर मैं ए का वैल्यू 1 भी लेता हूं तो यहां पे रखने पे कम हो रहा है भाई। क्लियर है? था तो ये जी नेट कम हुआ ना, डिक्रीज हुआ ना, तो टाइम पीरियड क्या होगा? चलो देखते हैं। सुन इधर, ऑब्जर्वर किधर है? ग्राउंड से मत बिट, ग्राउंड से देखो ही मत, तुम कहां पे जाओ? तो फ्रेम क्या है? फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मतलब? कहां से देख रहे हो? एलिवेटर से। अगर एलिवेटर से देख रहा है तो एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है? भाई अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये अपना कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। क्या करूं फिर मैं? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या बोलता है? किधर जा रहा है ये? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, किधर जा रहा है? उसके अपोजिट करके लगा दे। अब बोल क्या होगा? बोल भाई क्या होने वाला है ये? सॉरी 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 सो सॉरी, ये ऐड होगा ना? अरे हाँ हाँ सॉरी, दोनों ऐड होगा ना, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो टाइम क्या होगा यहाँ पे? सॉरी सो सॉरी, होता है ठीक है। इन एक्स टाइम कम हो, सॉरी। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, तो यहाँ पे टाइम क्लियर है? कुछ डाउट है? वापिस से एक्सप्लेन करूं? ये दोनों का डायरेक्शन जी तो नीचे रहता मालूम है। सूडो फोर्स में आप कहां पे अप्लाई करोगे? एलिवेटर कहां पे आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जो भी हो यहां पे लिख दे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो वेक्टर ऐड होता है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो वेक्टर ऐड होगा। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर है। कौन सा? सूडो फोर्स का लेने का रहता है। अगर सूडो फोर्स अप्लाई किया तभी तो मैं लिख पा रहा हूं ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैं कब लिख पाया? इसके ऊपर सूडो फोर्स लगाया। अब जब सूडो फोर्स लगेगा तब इसके ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशन है वो लिखने का। यहाँ पे बिफोर सूडो फोर्स नहीं लिख सकते हम लोग। इधर सुनो, बिफोर सूडो फोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते न्यूटन का लॉ। इधर देख, फ्रेम कहां पे जा रहे हैं? फ्रेम फ्रेम इधर, फ्रेम कहां पे जा रहे हैं? यहाँ पे फ्रेम कहां पे जा रहे हैं? बिना सूडो फोर्स में सॉल्व कर सकता हूं क्या? तो मेरे को इसका ये वाला ऐसे लिखना पड़ेगा वेक्टर। अब इसको भूल जा, अब इस पे ऑब्जर्वेशन कर। दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होता है? तो ये आप माइनस करोगे यहां पे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो अगर एक क्लियर हुआ ना, एक क्वेश्चन और देता हूं। ये दोनों वेक्टर है, भूलना मत प्लीज। ये अगर ये तुम्हारा फ्रेम यहां पे एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा? ये थोड़ा सोच के बोलना, पहले कुछ बोला मत करो।
जी इधर है, सूडो फोर्स लगाओ पहले। हाँ क्या करोगे, दोनों वेक्टर है भाई, विच लॉ, पैरेललोग्राम लॉ बोलो ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये लिखना पड़ रहा है मेरे को, मैं लिखना तो नहीं आता। कितना एंगल बन रहा है, तो एक पूरा जाएगा। कुछ समझा, तुमसे ना बेसिक मैथ्स का उम्मीद है मेरे को। ये पहले ये वाला अप्लाई करो एक बार, ये वाला अप्लाई करो एक बार। किधर कैसे अप्लाई करो, जी किधर है, ओके। फिर इनके बीच में एंगल कितना है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा वही पैरेललोग्राम लॉ। तो क्या कहते हैं, डाउट है यहां तक, समझा। अगर एलिवेटर ऊपर जाएगा तो, एलिवेटर ऊपर जाएगा तो जी इफेक्टिव या नेट एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। अगर ये एलिवेटर डाउनवर्ड जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है। समझा ये, इसके ऊपर आज मॉर्निंग में क्वेश्चन तो देखा था मैंने। इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ। किधर लेके आ रहे तुम लोग, राइट लेफ्ट अप डाउन किधर, अरे शॉर्ट अब ऊपर लेके जा रहे हो, तो जी नेट मतलब नेट एक्सेलरेशन, तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। चेक करते ये तुम्हारा आंसर क्या आएगा। कितने लोग 4 टाइम्स और कितने लोग 2 टाइम्स बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो, ए टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ए अगर मैं ध्यान से देखो तो अगर इसको मेरे को 2 करना है तो रूट में कितना लेना पड़ेगा, कि 4 आएगा तभी तो बाहर आएगा ना, तो लेंथ कितना होना चाहिए, ए समझा क्या ये। ये फॉर्मूलास देखो एक बार क्या है, लिखो मत प्लीज, आप देखो पहले, मैं टाइम देता हूं लिखने के लिए। गर्ल्स थोड़ा कम डिस्कशन करो ना।
इस पे डिस्कशन करते ना अपन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो। टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी। फ्रीक्वेंसी बोलो, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई जी बाय एल। एक टाइम पीरियड को कौन कौन चेंज कर सकता है? कौन चेंज कर सकता है टी को? अब लेंथ जो है ना स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना, वो पहला तो मेरे को एक बात क्लियर हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाएगा तो बढ़ेगा, कम किया तो कम होगा, टेम्परेचर के इफेक्ट से तो होने वाला है। दूसरा जी, अब एक पीवाई क्यों पूछता हूं, देख सपोज ये पेंडुलम हम लोग सरफेस पे परफॉर्म कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे जी कितना होता है 9.8, तो हमने 9.8 लेके सॉल्व कर दिया। अब थोड़ा समझो, मैं इसको लेके जा रहा हूं कहां पे, मून पे, जी कितना होता है अर्थ के सरफेस से, ज्यादा कि कम? तो अगर जी कम, टाइम पीरियड, और जहां पे टाइम ज्यादा लगता है वो टाइम प्रॉफिट वाला नहीं होता है, लॉस वाला होता है। तो एक तो ये वाला केस कर दिया अपन ने। अंडरस्टूड? कुछ पूछने गए? कुछ पूछने गए? चेक कर लो जो जो मैंने आपको बोला है। एनी डाउट्स? क्लियर? अब एक ये तुम लोग ये कौन से बैच के तुम लोग? मिक्स बैच ना, मिक्स। ये देख, ठीक है, इधर देखो इधर प्लीज, ठीक है, स्ट्रिंग बराबर। अब तुमको थोड़ा सा रियलिटी समझा दो। ये देख, ये तेरा बॉब है बराबर, अंदर मटेरियल भरा हुआ है, मटेरियल है, मटेरियल। तो इस मटेरियल का सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे रहेगा, ठीक है। अब तुमको रियलिटी ये है कि जब भी हम लोग लेंथ की बात करते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तुमको मालूम है ये एल कहां से लेते हैं? ये बॉब के सेंटर ऑफ मास से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये तुम्हारा रेडियस बहुत स्मॉल होता है। ये जो तुम्हारा रेडियस है ना, ये बहुत स्मॉल होता है। ये तुम्हारा स्मॉल एल है, और स्मॉल एल ये तुम्हारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ। तो मेरे को ये एल प्लस आर, ये जो दिख रहा है तुम लोगों को बॉब का रेडियस, वो दोनों ऐड करने के बाद ये एल मिलता है। पर हमारे सिलेबस में आर को बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसके लिए हम लोग एल और स्मॉल एल सेम ले लेते हैं। मतलब जो स्ट्रिंग का लेंथ है वही तुम्हारा कौन सा लेंथ है? कैपिटल। ये कैपिटल एल के बॉब के सेंटर से लेके स्ट्रिंग के ये वाले एंड तक। अगर तुमको ये रेडियस नहीं बोलेगा ना बॉब का, तो आप आर को कितना लोगे? 0। अब एक क्वेश्चन ध्यान से देख, इसमें ना मैंने लिक्विड भर के रखा हुआ है। लिक्विड मतलब चलो वाटर ले लेते। अगर मैंने वाटर भर के रखा है तो ऑब्वियसली बात है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे ये रहने वाला है, यहाँ पे कहीं पे रहेगा। तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके निकाल लूंगा। अब ट्विस्ट यहाँ पे ऐसा है, मान लो यहाँ पे मैंने एक ओपनिंग बना दिया ऐसे इतना, और यहां से वाटर निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है। अब बता टाइम पीरियड बढ़ेगा कम होगा? मतलब फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज, सेकंड ऑप्शन डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन इंक्रीज होके बाद में डिक्रीज होगा, फोर्थ ऑप्शन डिक्रीज होके बाद में इंक्रीज होगा। क्वेश्चन बोल दो। ये जो तुम लोग को बॉब दिख रहा है ना, उसके अंदर लिक्विड भरा है, सॉलिड नहीं लिक्विड भरा हुआ है। अब लिक्विड भरा है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहेगा। मैंने यहाँ पे बॉटम में क्या किया, एक स्मॉल ओपनिंग बना जिससे आपका लिक्विड क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहां से निकल रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू निकल रहा है। क्या डिक्रीज होके इंक्रीज होगा? और कोई? टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड पहला इंक्रीज डिक्रीज, पहले इंक्रीज होगा बाद में डिक्रीज होगा, पहले डिक्रीज होके बाद में इंक्रीज होगा।
बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। रीजन बताओ अगर सी ऑप्शन है तो तुम्हारा। परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट। एयर पार्ट रहेगा तो वापस से शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। करेक्ट। मैं बता दो उसने क्या बोला, उससे बोला कि देखो सर जैसे जैसे वाटर निकलेगा तो वाटर का लेवल, सपोज वाटर इतना ही बचा, इधर देखो प्लीज, सपोज वाटर का इतना ही बचा, सेंटर ऑफ मास कहां पे रहता है, टुवर्ड्स हेवियर साइड, तो यहाँ पे कहीं पे रहेगा, पहले इधर था अभी नीचे आ गया ना, मतलब जैसे जैसे वाटर का लेवल कम होते जाएगा सेंटर ऑफ मास भी नीचे शिफ्ट होगा। अब ये सेंटर ऑफ मास से लेके यहां तक का डिस्टेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कहने से लेंथ बढ़ते जाएगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। पर ये नाटक कब तक चलेगा, जब तक लिक्विड खत्म नहीं होता। जैसे ही लिक्विड निकल गया अब अंदर क्या है, बस सब एयर से भरा हुआ है, मतलब वापिस से सेंटर ऑफ मास कहां पे आ जाएगा, अब वो सेंटर ऑफ मास किसका रहेगा, एयर का रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा। ठीक, जो नीचे गया था वो वापस से कहां पे शिफ्ट हो गया, ऊपर। क्लियर हुआ कैसे। फिर ये धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास ऊपर 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 जाएगा, तो आपका जो लेंथ जो पहले मैक्सिमम था अब वो क्या होगा, धीरे धीरे कम 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 होते जाएगा। तो मतलब पहले इंक्रीज होगा बाद में डिक्रीज होगा। कुछ समझा क्या। ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको मैं फ्रेमिंग करके बताया मैंने। क्या तो कोई डाउट है। कितने केस किए, पहला टेम्परेचर, स्ट्रिंग का लेंथ, दूसरा वही पेंडुलम को अपन ने एलिवेटर में ले लिया, एक बार अप और एक बार, दो केस हो गए, तीसरा केस लेफ्ट राइट वाला पार्ट हो गया, चौथा नहीं लिया ना, जेई में हो गया ना ये वाला पार्ट। सुनना फिर मेरे को कैंसिल देना। ये तेरा पेंडुलम है, इसके ऊपर मैंने चार्ज को स्प्रेड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया अप डायरेक्शन में, कहां पे लगाया मैंने, अप डायरेक्शन में, तो इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा कि कम होगा, सोचना फिर लोग आंसर देना। ये पेंडुलम है, इस पे अपने चार्ज को स्प्रेड किया है, जी किधर है, जी तो नीचे रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ए सीटी में नहीं आएगा सुबह, ऐसे पूछो। चलो इंक्रीज होगा, कितने लोग बोलते इंक्रीज होगा, ए हाँ चलो, कितने लोग बोलते इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कितने लोग इंक्रीज बोल रहे हैं, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। अच्छा चलो एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं, इधर देखो, ए इधर इधर प्लीज, ए सबको पता है F इक्वल टू क्या है, करेक्ट ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ना पिक्चर में, और ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो F इक्वल टू सॉरी E इक्वल टू क्या है, अपॉन टेस्ट चार्ज, जो भी चार्ज है तुम्हारे पास, ये चार्ज है क्यों नहीं हो, तो क्रॉस करेंगे तो फोर्स क्या आएगा, कंपेयर किया तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्यू इनटू ई, तो एक्सेलरेशन कितना है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जिधर फोर्स रहेगा उधर ही एक्सेलरेशन रहेगा। अरे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाता है,
अगर ये नेगेटिव रहता तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हो, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है? ये दोनों सेम ही डिफरेंट है? ये जो एक्सेलरेशन लिखा सेम ही डिफरेंट है, तो जी इफेक्टिव क्या हुआ इधर? जी माइनस क्यू ई बाय एम। अभी जी में से कम हो रही है तो जी इफेक्टिव क्या होगा? तो जी इफेक्टिव कम हुआ तो टाइम पीरियड क्या होगा? चार्ज वाला पार्ट रहेगा तो प्लीज, अगर वो नेगेटिव चार्ज होता ना, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इधर नहीं आता, नीचे आता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में फोर्स लगता है। ये जाने तो इतना बहुत हो गया, इतना ही नहीं करने वाले। याद है? क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? कुछ सीटी भी नहीं आता, मतलब आएगा ना, क्यों नहीं आएगा ग्रेविटी में, पर अभी तक आया नहीं क्वेश्चन। क्या लिखा था? हे मैडम प्लीज, बस थोड़ा, कितना टाइम बचा है सोई, तो 1 घंटा झेल लेना। देख मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, मेरे घर का नहीं है सब, जो टेक्स्ट बुक में लिखा वो पढ़ाना पड़ता है। अभी नहीं पढ़ेगा तो बाद में तो गाली देगी मेरे को, नहीं पढ़ाया मेरे को तो। चल, क्या लिखा है इधर? A pendulum whose time period is 2 seconds is called seconds pendulum. जिसका टाइम पीरियड कितना है? 2 seconds pendulum बोलते हैं इसको। अभी देख, टी का फॉर्मूला क्या था सर? टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी। अभी रखना इधर, 2 रख इधर, तो 2 इक्वल टू 2 पाई। अगर मैंने इसको कैंसल किया, स्क्वायरिंग किया दोनों साइड, और यहां वहां शफल किया तो क्या आएगा? एल इक्वल टू क्या आएगा? जी अपॉन पाई स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? अब इसमें क्या क्या केसेस बना सकते हो? पहला, अगर ऐसा हुआ तो, अगर आपने जी को कितना लिया? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सरफेस पे, तो आपका जो लेंथ रहेगा, आप कैलकुलेट कर लेना, आपका जो लेंथ आएगा वो अप्रॉक्स आएगा कितना? 1 मीटर के बराबर। अगर जी चेंज तो लेंथ भी चेंज। अब इसमें एक सम आता है, चेंज इन लेंथ का, तो क्या फॉर्मूला रहेगा? फाइनल लेंथ माइनस, तो G2 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस G1 अपॉन पाई स्क्वायर, कॉमन ले ले। Any doubts? कोई डाउट है? एक बार क्रॉस चेक करें, फॉर्मूला याद हुआ क्या? टाइम पीरियड का फॉर्मूला बोलो। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलो। 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ G बाय L। रिस्टोरिंग फोर्स माइनस नीचे m g थीटा इक्वल टू k टाइम्स बराबर। अच्छा, इसमें ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? नहीं, ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा का रूट के बाय एम। हाँ, वो के बाय एम भी बराबर है। चलो,
रूट के बाय एम में आपने बोला तो भी वो भी बराबर है, पर ये मेन फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ जी बाय एन, ये मेन है। इसमें टेंशन को कौन बैलेंस करता है, और यहाँ पे थीटा तो स्मॉल है एम जी, तो टेंशन को बैलेंस कौन करेगा, एम जी। सेकेंड पेंडुलम का फॉर्मूला पता, लेंथ का लेंथ इक्वल टू जी बाय चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, क्या क्या बोले तुमने, क्या बोला, चलो सॉल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको लिखना है, चलो ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा तो आपको लिखना है। स्टार्ट करते हैं, प्लीज रीड करो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है चेक करो पहले, बुक में लिखते जाओ। चलो डेटा कितना गिवन है, L इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर हो जाएगा, क्या क्या डेटा मिला मेरे को बताओ एक बार। लेंथ कितना है, लेंथ 1 मीटर बराबर ना, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हो गया। मास कितना दिया उसने, 50 ग्राम, मतलब इसको अगर अपन ने लिखा तो ये 10⁻³ kg मतलब 5 × 10⁻² kg। और क्या अवेलेबल है डेटा में, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितना दिया है, x कितना दिया है, मतलब 3 × 10⁻² मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट, अभी आपके ऊपर है सॉल्व कैसे करें इसको, सॉल्व कैसे करें इसको, फॉर्मूला, चलो अभी फॉर्मूलाज आपको बताना है। अगर मेरा बात सुनेंगे तो kx इक्वल टू बराबर, अब देख k x बाय थीटा इक्वल टू mg, ये थीटा क्यों लिया, ये l हो जाता है, लिखा था ना मैंने तुमको, लिख के दिया था ना, x इक्वल टू l थीटा, तो x अपॉन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, l रहेगा। क्या फाइंड आउट क्या करना है इसमें, फाइंड आउट क्या करना है उसमें, अच्छा रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, तो क्यों निकाल रहा हूँ मैं, चलो लिखो इधर, रिस्टोरिंग फोर्स क्या कितने फॉर्मूले थे, kx, अगर मैंने ये लिखा तो ये हो जाएगा m⍵² x ना, करेक्ट है ना यार, ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा रूट ऑफ g बाय l का स्क्वायर, ये लिखा था अपने, देख शायद से कहीं पे लिखा था, रूट ऑफ g बाय l, आगे क्या होगा, स्क्वायर करने के बाद ये g हो जाएगा, l और x सब दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, मास 5 × 10⁻², g कितना है 9.8,
3 इंटू 10⁻²। एल कितना है? तो मल्टीप्लाई करना तुम्हारा आंसर आ जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। नेक्स्ट सम तुम लोग को ट्राई करना है। क्या नेक्स्ट सम? चेंज इन लेंथ किसका? और सेकंड पेंडुलम का मैंने दिया फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करो। ये सॉल्व करो, कितना था मेरे को बताओ। ये कितना रहा आंसर? आ रहा आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लेंथ 1/π² g2 - g1। स्टार्ट करो चलो। ये लिखे हुआ एक बात समझ में नहीं आता, बाकी लोग लिखते कैसे बैठे इधर? मैं चेक करता हूं तुम्हारा बुक। अरे मैडम तो पी रही है, सॉरी पी रही, क्या कर रही है तू? हाँ मैं तेरे को टारगेट करता हूँ। तू क्लास में कुछ भी करेगी, मैं तेरे को टारगेट नहीं करूँ। नेक्स्ट टाइम तो कोई कैसे बैठेगा, कुछ भी करेगा, सर आप मेरे को टारगेट करो। तू क्लास में बैठ रही है, वो लिख तो सही, एकदम वैल्यू से बैठी है। तू लिख, बाकी मैं तो टारगेट करूंगा। मैं सिर्फ ब्लेम करे मैं पे। चेंज करना है अभी तुम लोग को बहुत लिखना है रे, फिर मतलब वो उसके एप्लीकेशन बोलो, केसेस लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। हाँ नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। एक मिनट, ये 15 वाला सॉल्व किधर किया आपने? सॉल्व किया है कि मैं करूं? आया ना आंसर? ये नहीं लिखना है, तो मैं जस्ट रोक बता था। ये भी नहीं लिखना है। अरे क्यों लिखना है ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो डेरिवेशन है ना, मैं पहले बोला डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है और इसमें आपको बहुत सारा कैलकुलेशन लगेगा मैथ्स का। तो एक काम करते, पहले मैथ्स का एक फॉर्मूला पढ़ लेते। साइन a + b का फॉर्मूला क्या है? साइन a + b, साइन a cos b प्लस cos a sin b। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, बराबर है। अब एक और फॉर्मूला, cos a + b, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये एक फॉर्मूला आपको यूज करना है वहां पे। अच्छा इक्वेशन क्या है एसएचएम का? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x = a sin ω t + अल्फा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पता है? यहाँ पे दो एसएचएम इक्वेशन रहेंगे, वो दोनों एसएचएम इक्वेशन को कंबाइन करना है। उससे मेरे को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी चाहिए और रिजल्टेंट फेज डिफरेंस भी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा। तो एग्जाम में ऐसा आएगा, प्लीज ध्यान देना भैया। मतलब ये तुम आज का लास्ट टॉपिक भी समझ सकते हो, इसमें बहुत टाइम जाएगा। अरे बस करो यार, बस इनफ। ये नेक्स्ट लेक्चर तक अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करें। क्या गिवन है? डिस्कस द व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनालिटिकल। मतलब अपने को मैथमेटिकली कुछ तो डिराइव करके देना है।
कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम ऑफ सेम, अगर टाइम पीरियड सेम रहेगा तो टाइम पीरियड सेम रहेगा तो ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे बेसिकली दो एसएचएम है अपने पास, ये पहला एसएचएम, ये आपका दूसरा एसएचएम, और दोनों यहाँ पे आ रहे। तो मैं एक काम करता हूं, पहले एसएचएम का इक्वेशन लिखता हूं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये इनिशियल फेज, ये आपका पहले वेव का एम्पलीट्यूड, ये आपका पहला डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ओमेगा सेम लेने बोला। ये लिखना मत प्लीज। ये तुम्हारा दूसरे वेव का इक्वेशन, x2 इक्वल टू a2 कुछ नहीं लिखने का, तो शांति रखना भाई। a2 ये अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, व्हाट इज अल्फा 1, इनिशियल फेज फॉर पहला डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल फेज फॉर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड फॉर फर्स्ट वेव, एम्पलीट्यूड फॉर सेकेंड वेव, डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट वेव, डिस्प्लेसमेंट फॉर सेकेंड वेव। सब डेरिवेशन नोट्स में प्रॉपरली लिख के दिया हुआ है, किस तरह से एग्जाम में लिखने गए। कितने एसएचएम है यहाँ पे, दोनों को यहाँ पे अपने को क्या करना है, कंपोज करना, मतलब ऐड करना है यहाँ पे। व्हाट इज A1 A2, एम्पलीट्यूड ऑफ टू एसएचएम्स, x1 x2 डिस्प्लेसमेंट। ये ओमेगा सेम क्यों लिए, कुछ तो कांस्टेंट लेने बोला, इसलिए टाइम पीरियड कांस्टेंट लेने बोला। अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, इनिशियल फेज फॉर फर्स्ट वेव अल्फा 1 और दूसरे वेव के लिए अल्फा 2। अब दोनों को ज्वाइन करना है अपने को, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। तो x इक्वल टू x1 प्लस x2, अगर तुमको ये समझेगा ना तो मेरे को दो बेनिफिट होने वाला है, आपको मेरे को दोनों को। एक तो वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में अपन वेव पढ़ेंगे, वहां पे भी दो वेव आके एक जगह पे मीट होंगे, तो वहां पे भी सेम डेरिवेशन आएगा। दूसरा सुपरपोजिशन ऑफ वेव, उसका पहला डेरिवेशन ही है, तो वो दोनों पार्ट इधर ही खत्म हो जाएगा अपना। तो ध्यान देना मैं कैसे डिराइव कर रहा हूं। चल वैल्यूज पुट कर, कितना आएगा, मैं नहीं लिखने वाला, तुमको बताना है मुझे। हाँ क्या बोले, A1 साइन प्लस अल्फा 1, वेरी गुड। दूसरा अप्लाई करो, साइन A प्लस बी। अप्लाई करो प्लीज, अप्लाई करो इधर। साइन A मतलब यहाँ पे ओमेगा टी, कॉस अल्फा 1, तुमको ही बोलना है यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी इधर अप्लाई कर। साइन ओमेगा टी क्या है इधर, A1 को मल्टीप्लाई कर, क्या आएगा बोल, इसमें कुछ स्किप मत करना। A1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1, A1 नहीं A1 कॉस ओमेगा टी, अब सेम आप डिनो ये वाले पार्ट को भी मल्टीप्लाई कर लो, A2 आगे अभी देख, एक मिनट, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या,
और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो अगर तुमने कॉमन कुछ कॉमन निकाला तो कुछ इस तरह से कॉमन आएगा। देखो x इक्वल टू क्या कॉमन निकाले दोनों ने, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट में क्या आएगा a1 cos अल्फा 1, इधर a2 cos अल्फा 2। आगे बोल, इसमें कॉमन निकल कितना आएगा cos ओमेगा टी, तो ये cos ओमेगा टी कॉमन आएगा, यहां पे क्या आएगा a1 sin अल्फा 1 प्लस अभी ना यहाँ पे कुछ अजम्पशन करना अपने को, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसका जो भी अजम्पशन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि इसके आगे का स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा। इन्होंने क्या अजम्पशन करवाया बता तुम लोगों को, a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 को हम लोग को लिखना है r साइन डेल्टा। अब डेल्टा क्या मैं आपको समझाता हूं, और a1 cos अल्फा 1, a1 cos अल्फा 1, a2 cos अल्फा 2, इसका अजम्पशन क्या है r cos डेल्टा। ये r क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और ये डेल्टा फेज डिफरेंस है। क्या ये फेज डिफरेंस। चलिए एक काम कर, पुट कर दे इसको। अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 1, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 2, ये दोनों उठा के यहां पे रख दो। क्या आएगा x इक्वल टू साइन ओमेगा टी, हाँ बोलो क्या आएगा, ये पूरा टर्म क्या आएगा r cos डेल्टा, ये cos ओमेगा टी बाहर निकालो। क्या कर रहे हो, क्या डिस्कस कर रहे हैं, बोला क्या बोल रहा था। x इक्वल टू कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन क्या आएगा मैडम, लिख के किधर जाने का आपको, अभी कुछ गलत लिखेगा फिर तो लिखते जाएंगे। लिखो गलत लिखो, लिख के तुम लोग कहीं पे जाना है क्या, कहीं पर टाइमिंग दिया तुमने, सीधा बैठ कैसा बैठा है, बताओ आगे बताओ। साइन ओमेगा टी, आगे कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी। ये तुमको ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब ये रिवर्स अप्लाई करना है अपने को। तो x इक्वल टू क्या रहेगा r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, मतलब मेरे को ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल गया मेरे को। पर प्रॉब्लम की जैसे r मेरे को नहीं पता है, मेरे को ये डेल्टा नहीं पता है, वही ढूंढना मेरे को। चेक कर, डेरिवेशन का 30% खत्म हुआ अभी तक, चेक करो कोई डाउट है क्या। कितने इक्वेशन लिए, पहला इक्वेशन बोल a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1, दूसरा इक्वेशन बोल दोनों को अपने को क्या करना है कंपोज करना, मतलब ऐड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम दोनों को ऐड किया, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया साइन ए प्लस, तो अप्लाई करो साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1। सेम इधर भी, फिर a1 a2 को मल्टीप्लाई किया, कॉमन निकाला मैंने, तो जब मैंने कॉमन निकाला तो कुछ ब्रैकेट में ऐसा टर्म दिख रहा है, तो फिर मैंने इस पे अजम्पशंस करवाए, मतलब यहाँ पे अजम्पशन दिया हुआ है, जबरदस्ती अजम्पशन करवाए कि जो a1 cos अल्फा 1 है प्लस a2 cos अल्फा 2 है, उसको जगह पे क्या लिखना है r cos डेल्टा, और इधर भी r sin डेल्टा। तो ये देख मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है कि भाई तू ये याद रखना। अब जैसे तूने ये जो अजम्पशन है यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये वाले पार्ट में से r कॉमन आ जाएगा और फिर ये आ गया। अब इसके आगे क्या,
केस वन, क्या फाइंड करना पता है अपने को? अपने को आर चाहिए। क्या चाहिए अपने को? अब ये कैसे निकालेंगे वो अभी डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना चाहिए। मतलब इक्वेशन वन को स्क्वायर कर और ऐड कर इक्वेशन टू से, ऐसा ऐसे स्क्वायर करके ऐड करना है। करेक्ट, स्टार्ट। देखो आर, ये मैंने राइट साइड को पहले स्क्वायर कर लिया और ऐड कर लिया। हाँ आगे क्या कहते बोल? a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 द होल स्क्वायर। दूसरा क्या आएगा? a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2 कॉस अल्फा 2। एक्सपांड करना पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, कॉमन आएगा इसमें से, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस, चलो ये तो इजी था, ये कॉमन निकाल लिया अपन ने। इसको एक्सपांड कर, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? ए बनेगा, और ये क्या बनेगा? ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। हाँ ये ए स्क्वायर हो गया। आगे बोल, प्लस, चल बी स्क्वायर भी लिखता हूं मैं, चल बी स्क्वायर भी लिखा, प्लस 2 टाइम्स ये पूरा टर्म्स ए ना, 2 टाइम्स ए इंटू बी। सेम इधर भी अप्लाई कर, क्या आएगा बोल? इधर अप्लाई किया तो इधर a1 कॉस अल्फा 1 प्लस a2, ये ऐसे स्क्वायर नहीं लिखा ना मैंने, कॉस स्क्वायर अल्फा 2। हाँ आगे 2 टाइम्स a1 कॉस अल्फा 1, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें? देखो मैं आपको कॉमन बताता हूं कहां पे लेना है। आपको पहले इसमें कॉमन निकालना है, फिर आपको ये वाले टर्म में कॉमन निकालना है, फिर आपको इसमें कॉमन निकालना है। चलो जो कलर से मैंने मार्क किया उसमें से कॉमन निकालो, क्या आएगा? ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। कॉमन निकालो पहले, a1 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस ये पूरा टर्म 1 बन गया। हाँ दूसरा कॉमन निकालो अभी, a2 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस, ये भी 1 हो गया। इसमें कुछ कॉमन, 2a1 ब्रैकेट में क्या आएगा? हाँ करेक्ट है, साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 प्लस कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2। क्या आने वाला है? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ये शायद से ये वाला पार्ट तुमको कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, अगर मैं लिख पाया तो ऐसा, कॉस अल्फा 1 माइनस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये मेरा आर निकला अभी सिर्फ, a1 स्क्वायर प्लस कोई डाउट यहां तक? मैंने निकाला क्या अभी तक? अभी क्या बाकी है? रिजल्टेंट फेज डिफरेंस बाकी है, जिसको डेल्टा लिखते हैं। एक काम करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर, आर साइन डेल्टा अपॉन आर कॉस डेल्टा। क्या लिखा है यहाँ पे? a1 साइन अल्फा 1 प्लस
A2 sin अल्फा 2 अपॉन A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। अभी यहां पे कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला है, ये R और ये R कैंसिल होगा। ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, और tan को उधर फेंक दे, तो tan इनवर्स A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा 2 अपॉन A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। ये मेरा आंसर आ गया। अगर आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में अगर आएगा तो आपको पूरा स्टेप लिखना है, पूरा 4 मार्क्स के लिए। अभी ऐसा मत बोला कि सर उसके दूसरा ऑप्शन देख लेंगे, अभी तुमको वो भी नहीं आने वाला है। ये आएगा तो लिख लेना, क्योंकि इसके स्टेप्स उतना टफ नहीं है। हाँ लेंदी है, टफ नहीं है, लिख लो ये।